दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि हमारी स्टोरी चल रही थी सुहेली की, मैन ईटर शेरनी की स्टोरी, उस बाघिन की स्टोरी जिसने 22 इंसानों को मारकर खा लिया था, और पिछले वाले मेरे जितने भी भाग बने हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार उसने कुल मिलाकर के 12 इंसानों को मारकर खा लिया था, और उसका 13वां इंसान कैसे शिकार बना वो मैं आपको बताता हूँ। इस सुहेली की नरभक्षी बाघिन के द्वारा जो 13वां शिकार था वो रुगदी नाम की एक महिला बनी थी। और रुगदी नाम की जो महिला थी वो अपने घर से भैंसों का चारा काटने के लिए अपने खेतों की तरफ गई थी, और उसके खेत उसके घर से करीब 700-800 मीटर की दूरी पर थे। और रुगदी शाम के करीब 3 बजे अपनी भैंसों के लिए चारा लेने गई थी। उसके पास 2 भैंसें थी, और उन 2 भैंसों का वो चारा लेने के लिए जब वो गई तो शाम देर तक वो वापस घर पे नहीं लौटी। रुगदी का जो हस्बैंड था वो शाम के करीब 5 बजे रुगदी की खोज में 2-3 अपने और परिजनों को लेकर के उसकी तलाश में खेतों की तरफ गया। ये जो घटना थी 13वें इंसान को मारकर खाने की, ये घटना घटित हुई थी 6 सितंबर 1979 को। और जब उसका हस्बैंड कोड़ीमल और 4-5 और जने रुगदी की देखभाल के लिए खेतों की तरफ गए थे, तो उससे पहले जो बाघिन थी वो रुगदी को मार चुकी थी। रुगदी जब बैठ करके चारा काट रही थी भैंसों के लिए, तो उसी खेत के अंदर उसकी बदकिस्मती से वो जो बाघिन थी वो छुपी हुई थी। और जब उसने रुगदी को बैठे हुए देखा तो वो पीछे से आई बड़ी खामोशी से, और बिना कोई आहट किए उसने सीधा ही रुगदी को दबोच लिया, और रुगदी को चिल्लाने का कोई मौका भी नहीं मिला। और उसको मार करके वो बाघिन उसको घसीट करके ज़्यादा दूर नहीं लेकर के गई, और वहीं पर उसने उसके कपड़े अपने दांतों से पंजों से नोच डाले, और उसके बाद उसको वहीं बैठ करके खाना शुरू कर दिया। और यह उसका जो शिकार को उसी जगह पर बैठकर खाने का जो उसका ये तरीका था वो बाघों की आदत के बिल्कुल उलट था। अमूमन जो बाघ होते हैं वो जहां पर शिकार को मारते हैं वहीं पर उसको नहीं खाते, वो वहां से कुछ दूर घसीट कर ले जाते हैं। लेकिन जान पड़ता है वो जो बाघिन थी वो कई दिनों की बहुत भूखी थी, और वो ज़्यादा दूर उसने ले जाने की जहमत नहीं उठाई, और वहीं उस खेत के कॉर्नर पर ही बैठ करके वो रुगदी की बॉडी को उसने खाना शुरू कर दिया, और उसके कपड़े वहीं पर उसने अपने दांतों से पंजों से नोच करके उतार डाले। और जब रुगदी का हस्बैंड कोड़ीमल और साथ में उसके 5-6 जो जने थे वो उसकी तलाश में जब खेतों की तरफ गए तो उनके पास सुरक्षा के लिए कोई खास हथियार नहीं थे। वे केवल कुछ लठ लेकर के चले थे, और साथ में कुछ उनके पास कुल्हाड़ियाँ थी, और हल्का हल्का अंधेरा होने को शुरू हो गया था, तो इसलिए वो अपने साथ में 2 लालटेन भी लेकर के आए थे, क्योंकि वापसी में उनको पर्याप्त अंधेरा हो जाना था। और जैसे ही उस बाघिन ने दूर से पार्टी को आते हुए देखा तो वो रुगदी की बॉडी को लेकर के खेतों के अंदर चली गई। और जो कोड़ीमल था और उसके साथ में जो सर्च पार्टी थी, जब वो उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर काफ़ी मात्रा में ब्लड पड़ा हुआ मिला, और जो कपड़े थे वो चीथड़े बने हुए पड़े थे, और जहां तहां बाघिन के पंजों के निशान भी मिले हुए थे, और घसीटने का निशान अंदर खेतों की तरफ जा रहा था। तो वो वहां पर खड़े होकर के बड़े ही आश्चर्य, बड़े ही विस्फारित नेत्रों से, आंखों से उस फटे चीथड़े बने कपड़ों को देख रहे थे। और उसके बाद वो 5-6 जने गुच्छा बने वहां पर खड़े आपस में ये सलाह कर रहे थे कि खेत के अंदर जाया जाए, यहाँ कुछ और जनों को बुलाया जाए, क्योंकि उनके पास कोई इतना बढ़िया हथियार नहीं थे शेरनी से मुकाबला करने के लिए, अगर शेरनी वहां पर होती और हमला कर देती। अभी वो आपस में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि इतने में उस खेत के अंदर से शेरनी ने गुर्राना शुरू कर दिया, और वो गुर्रा गुर्रा करके उनको वहां से भगा देना चाहती थी। और उसकी गुर्राहट को सुन करके उनमें भगदड़ मच गई, और वे सभी 5-6 जने सिर पर पैर रखकर गांव की तरफ भागे, और गांव में जाकर के उन्होंने हो हल्ला किया और लोगों को बताया। लेकिन रात हो चुकी थी, और इतनी रात को गांव से कोई भी पर्सन रुगदी की खोज के लिए आने को तैयार नहीं था, इसलिए उसकी जो खोज थी वो सुबह पर डाल दी गई।
और सुबह करीब 20-25 जनों की पार्टी जैसे ही दिन का उजाला हुआ, दो उन्होंने मशाले तैयार की अपनी सेफ्टी के लिए और वो उसी गन्ने के खेतों की तरफ गए। और जहाँ पर कपड़े चीथड़े बने थे और घिसटन का निशान अंदर को जाते थे, जैसे ही वो अंदर जाने के लिए घुसे तो शेरनी उस एरिया को छोड़कर नहीं गई थी। वो शेरनी इतनी दुस्साहसी हो गई थी कि वो उस एरिया को छोड़कर नहीं गई और वहीं पर रुगदी की बॉडी के पास ही पूरी रात भर पड़ी रही। और उसने दोबारा से गुर्राना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों के द्वारा जोरों से शोर मचाया गया। वो थालियां लेकर आए थे, कनस्तर लेके आए थे और साथ में धू करती मशाले भी थी। बाद में वो शेरनी उस रुगदी की बॉडी को छोड़ करके वहां से खिसक गई। 13वें शिकार के रूप में रुगदी को मारकर खाने के बाद में वो जो मानव भक्षी बाघिन थी वो खेतों को छोड़ करके जंगल के अंदर चली गई थी। और 20 दिसंबर 1979 को रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति जो जंगल के अंदर ही जलावन की लकड़ काटने के लिए गया था, वो उस बाघिन का 14वां शिकार बन गया। और सर्दियों में जो इंसानों के ऊपर बाघों के द्वारा हमला करने की जो घटनाएं होती हैं वो अक्सर बढ़ जाती हैं। और इस साल भी सर्दियों के शुरुआत में, इस साल के शुरुआत में जनवरी के महीने में भी कॉर्बेट पार्क रामनगर के आसपास 4 इंसानों को बाघों के द्वारा मार डाला गया था। और इससे पिछले साल जनवरी के महीने में भी सामलदेह में और उसके आसपास के इलाके में बाघों के द्वारा जनवरी फरवरी के महीने में ही 3 इंसानों को मार डाला गया था। अमूमन बाघों के ऊपर हमला करने की जो घटनाएं हैं वो सर्दियों में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सर्दियों में जलावन लकड़ी की ईंधन की जरूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो आसपास के गांव वाले होते हैं जंगल के, वहाँ के जो गरीब लोग होते हैं वो लकड़ों के ऊपर ही अपना खाना बनाते हैं। इसके अलावा जो लकड़ों की जरूरत होती है वो ठंड को भगाने के लिए भी, वो आग तापने के लिए भी वो लकड़ जंगल से लेकर के आते हैं। इसके अलावा सर्दियों में कोहरा ज़्यादा घना हो जाता है। कोहरा छा जाने की वजह से जंगल के अंदर सुबह के 10-11 बजे तक भी कोहरा छाया रहता है। कोहरे की वजह से इंसानों की जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जो इंसान है कई बार वो अचानक किसी झाड़ी में पड़े हुए बाघ के पास तक जा पहुंचते हैं। और बाद में जब एक सम्मानजनक दूरी बाघ के बीच में और इंसान के बीच में खत्म हो जाती है तो वो जो बाघ है वो फिर इंसान के ऊपर हमला कर देता है। ये जो सम्मानजनक दूरी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक बाघ और एक इंसान के बीच में जो सम्मानजनक दूरी होती है वो बाघों के स्वभाव के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अगर शांत स्वभाव का बाघ है, क्रोधी स्वभाव का जो बाघ है उसकी दूरी अलग हो सकती है, शांत स्वभाव के बाघ की दूरी अलग हो सकती है। अमूमन 100 फीट का जो डिस्टेंस होता है वो सम्मानजनक दूरी मानी जाती है बाघों के बीच में और इंसानों के बीच में। अगर 100 फीट के ज़्यादा अंदर तक इंसान बाघ के पास पहुंच जाता है तो बाघ अपनी सुरक्षा के लिए हमला कर देता है। लेकिन बच्चों वाली बाघिन के ऊपर ये 100 फुट की सम्मानजनक दूरी की बात लागू नहीं होती। जो बाघिन होती है बच्चों वाली, वो 200-300 फुट दूर से इंसान को पता कर उसके ऊपर हमलावर हो जाती है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। और इसके अलावा सर्दियों में जो टाइम होता है वो बाघों का मेटिंग काल होता है, जो कि नवंबर से लेकर के मार्च तक चलता है। और मेटिंग काल में जो बाघ होते हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं और जोड़ा बनाने की स्थिति में वो अक्सर कई बार काफ़ी दिनों के भूखे भी रहते हैं। और ऐसे में अगर कोई इंसान उनके पास तक पहुंच जाता है तो बाघ उनको पकड़ कर मार डालते हैं। इस सब के अलावा वो वाले बाघ जो कि जोड़ा बनाने में कामयाब नहीं होते हैं या दूसरे शेरों के द्वारा युद्ध में हार जाते हैं या भगा दिए जाते हैं, वो बाघ थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के उस समय में रहते हैं और वो भी इंसान को देख करके उनके ऊपर हमला करने के लिए उतारू हो जाते हैं। सर्दियों में अक्सर जो बाघ होते हैं उनको पानी की जरूरत कम महसूस होती है, क्योंकि गर्मियों में जो पानी है वो जंगल में जगह जगह जो छोटे गड्ढे होते हैं, पोखरे होते हैं या सूखे नाले होते हैं वो सूख जाते हैं और मेन नदियों में या स्ट्रीम में ही पानी रहता है गर्मियों में, और बाघ को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन सर्दी में बाघ ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता पानी की खोज में, लेकिन वो अपना जोड़ा बनाने के लिए वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। अपनी निशानदेही के लिए अपने मूत्र के द्वारा या अपनी बॉडी को रब करके पेड़ों पर वो अपनी बाउंड्री को सुरक्षित करने की क्रिया में वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है सर्दियों में। और इसकी वजह से भी ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से जो बाघ होता है उसका अक्सर इंसान के साथ में सामना सर्दियों में हो जाता है, और इसलिए सर्दियों में बाघों को द्वारा इंसानों के ऊपर हमला करने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। सबके अलावा सर्दियों के मौसम में जो जंगल है वो असाधारण रूप से घना हो जाता है। बरसातों के बाद सर्दियों का मौसम आता है और
घना जंगल हो जाने की वजह से इंसान की जो दृष्टि है वो बाधित हो जाती है, पेड़ पत्तों की अधिकता हो जाती है, घासों की अधिकता हो जाती है। लेकिन जो बाघ होता है वो झाड़ियों के अंदर या घासों के अंदर जब दुबका होता है तो उसकी आंखों का जो लेवल होता है वो 3 फीट की हाइट या 2.5 फीट की हाइट पे होता है, जबकि जो खड़ा हुआ इंसान होता है उसकी आंखों का जो लेवल है वो 5 फीट से लेकर के 5.5 फीट तक का होता है। और वो एक एंगल, उसका टेढ़ा एंगल बनता है घासों में देखने की वजह से। लेकिन जो शेर दुबका हुआ होता है घासों में, वो घासों की जो टहनियां होती हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसमें से वो अपनी तेज निगाह की वजह से इंसान को दूर से ही देख लेता है और उसके बाद वो इंसान को पकड़ने में कामयाब हो जाता है अपनी इसी वजह से। ये कुछ मेन कारण होते हैं कि सर्दियों में बाघों के द्वारा इंसानों के ऊपर हमला करने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो 20 दिसंबर 1979 को जो रघुनाथ नाम का जो एक व्यक्ति था वो जलावन की लकड़ काटने के लिए अपने गाँव से दुधवा के जंगल की तरफ गया था। दुधवा का जो जंगल था, जो कि कोर एरिया नहीं, एक बफर जोन होता है, वो उसके गांव से करीब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर था। एक्चुअली में जो रघुनाथ नाम का जो व्यक्ति था वो अपने एक साथी के साथ 19 दिसंबर 1979 को दुधवा के जो जंगल है, कोर एरिया नहीं, वो वाला जंगल जो कि बफर जोन में आता है, वहां पर लक्कड़ काटने के लिए गया था। वो 2 जने थे और ठंड से बचने के लिए जो रघुनाथ था उसने रजाई ओढ़ रखी थी, कंबल नहीं था, वो एक रजाई थी, उसने उसको ओढ़ा हुआ था ठंड से बचने के लिए और हाथ में कुल्हाड़ी थी। और करीब 2 किलोमीटर चल करके जब वो जंगल के टुकड़े में पहुंचे तो जहां से जंगल की शुरुआत हो जाती थी, खेतों का और जंगल का जो बॉर्डर का एरिया था, करीब 200-250 मीटर वो दोनों जने जंगल के अंदर गए और वहां जाकर के उन्होंने वहां गिरी पड़ी लकड़ियों को इकट्ठा किया, उनके बंडल बांधे और बंडल बांध करके वो दोनों जब लकड़ को उठा करके लाने लगे तो रघुनाथ को जो रजाई थी उसका बोझ उसको महसूस होने लगा कि बेकार में ही मैं रजाई ये ढो करके लेके जाऊंगा। तो उसने सोचा कि रजाई को मैं यहीं पे छोड़ देता हूं और अगले दिन आकर के रजाई को मैं ले जाऊंगा। अभी मैं अधिकतम जितनी लकड़ ले जा सकता हूं उतनी उठा करके ले जाता हूं। और उसने अपनी कुल्हाड़ी अपने कमर में बंधे कपड़े में उसने फंसा ली और लकड़ का बड़ा बंडल उसने अपने सिर के ऊपर रख लिया, रजाई को वहीं छोड़ दिया। और रजाई को वहीं छोड़ने का जो फैसला था वो रघुनाथ को बहुत महंगा पड़ा और वो दोनों जने लक्कड़ को उठा करके सकुशल अपने घर पहुंच गए। और घर जाकर के उसके जब घर वालों ने रघुनाथ से पूछा कि रजाई कहाँ है तो उसने बताया कि रजाई को वो वहीं छोड़ा है, क्योंकि रजाई की वजह से वो ज़्यादा बोझ नहीं ला पा रहा था। वो अगले दिन रजाई लेने चला जाएगा और साथ में कुछ और लक्कड़ वहाँ पड़ी हुई है वो भी ले आएगा। और अगले दिन रघुनाथ अकेला ही बड़े सवेरे ही 8 बजे घर से निकला और 9 बजे के आसपास वो उस एरिया में पहुंच गया जहां पर उसकी रजाई पड़ी हुई थी। और वो तारीख थी 20 दिसंबर 1979 की। और उस दिन वो जो नरबख्शी बाघिन थी वो जंगल के उसी टुकड़े में आ गई थी, क्योंकि वो जंगल में से खेतों की तरफ जाना चाहती थी। ये जो बाघिन थी कभी ये जंगल में चली जाती थी, कभी सुहेली नदी को पार करके कोर एरिया में चली जाती थी, और कभी बफर जोन में आ जाती थी और कभी खेतों में आ जाती थी। और सुहेली नदी के दोनों तरफ ये शिकार कर रही थी। और रघुनाथ की बदकिस्मती से वो जो बाघिन थी उस जहाँ पे उसने अपनी रजाई छोड़ी थी वहां से करीब 100-150 मीटर की दूरी पर एक झाड़ी के अंदर वो पड़ी हुई थी। और रघुनाथ ने नीचे पड़ी हुई जो लक्कड़ की जो डालियां गिरी होती हैं नेचुरली उनको अपनी कुल्हाड़ी से काट काट कर उसके छोटे टुकड़े करके उसने उसके बंडल बनाए। जब रघुनाथ नीचे पड़ी हुई लकड़ियों को अपनी कुल्हाड़ी से काट काट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था तो उसकी जो खटखट की आवाज थी वो 100 मीटर दूर झाड़ी में पड़ी हुई उस बाघिन के कानों में पड़ी। और उन आवाजों को सुनते ही वो जो नरबख्शी बाघिन थी वो समझ गई कि कोई ना कोई इंसान रूपी शिकार यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि वो कितने ही इंसानों का शिकार वो कर चुकी थी। और उस नरबख्शी बाघिन ने उस शोर मचाने वाले खटखटिया को पकड़ने का निश्चय किया और बड़ी तेजी से आगे बढ़ती हुई वो उस जो रघुनाथ था उसके पीछे जाने की वो कोशिश कर रही थी, ताकि पीछे से आकर के वो उसको पकड़े और उसको संघर्ष करने का कोई अवसर ना दे। और जब उस बाघिन ने उठ करके उसका पीछा करने की जब कोशिश कर रही थी, जब घात में वो आ रही थी, तब तक जो रघुनाथ था वो अपनी लकड़ों को काट चुका था
और वो उसका बंडल भी बना चुका था। और बंडल बना करके उसने सबसे पहले वो रजाई उठाई, रजाई उठा करके उसने उसको अपने शरीर पर ओढ़ा अच्छी तरह से ठंड से बचने के लिए, और साथ में रजाई को ले भी जाना चाहता था। और लक्कड़ उसने बंडल अपने सिर के ऊपर रखा और कुल्हाड़ी उसने वैसे ही अपने कमर में फंसाई, और कुल्हाड़ी कमर में फंसा करके और वो जैसे ही चलने को हुआ तो शेरनी पीछे से आई और उसने छलांग लगा करके उसको नीचे गिरा दिया। और रघुनाथ जैसे ही नीचे गिरा तो शेरनी ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जान पड़ता है शेरनी उसकी गर्दन को पकड़ नहीं पाई। एक तो उसने रजाई ओढ़ रखी थी, दूसरा उसने सिर के ऊपर बंडल रखा हुआ था लक्कड़ का। यहाँ तो उस बंडलों की वजह से, उस लक्कड़ का जो बंडल रखा था उसकी वजह से उसके पंजे उसके सर पर नहीं पड़े, लेकिन वो बंडल था उसके सर के ऊपर से गिर गया और साथ में रघुनाथ भी गिर गया था। और जब रघुनाथ मुंह के बल नीचे जाकर के गिरा तो उसकी पीठ पर रजाई थी मोटी रुई की, और उस रजाई पर उस बाघिन के द्वारा खूब पंजों से नोचा गया, दांतों से काटा गया, लेकिन रघुनाथ का वो कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाई। और जब उस शेरनी के द्वारा उस रजाई के साथ खींचतान की जा रही थी तो रजाई जो थी वो शेरनी ने उसको अपने पंजों से खींच करके हटा दिया, और रजाई कुछ समय के लिए शेरनी के पंजों में फंस गई। और उस रजाई को छुड़ाने के लिए शेरनी को अवश्य कुछ समय लगा होगा, तभी तो वो जो रघुनाथ था उसको खड़े होने का मौका मिल गया और अपनी कुल्हाड़ी संभालने का मौका मिल गया जो उसने कमर में खोसी हुई थी। तो जो रघुनाथ था उसने अपनी कुल्हाड़ी संभाल ली और शेरनी का मुकाबला करने के लिए वो तैयार हो गया। और वहां पर एक जबरदस्त खूनी संघर्ष के निशान मिले थे रेस्क्यू पार्टी को, जो अगले दिन वहां पर आई थी। और उस रेस्क्यू पार्टी को उस रजाई के चीथड़े मिले हुए थे और खून से सनी वो रजाई थी। और वहां पर करीब 2-3 मिनट तक उनके बीच में खूनी संघर्ष हुआ। और उस खूनी संघर्ष में जो रघुनाथ था वो शेरनी के सामने ज्यादा टिक नहीं पाया, और फाइनली शेरनी ने उसको नीचे गिरा दिया और उसको मार करके वहां से करीब 50 मीटर दूर ले जा करके उसने उसकी बॉडी को खा डाला। और जब शाम तक रघुनाथ अपने घर पे नहीं आया तो उसके घर वालों को चिंता हुई, चूंकि वो अकेला गया था तो इसलिए वो जंगल में ना जा करके उन्होंने फॉरेस्ट वालों को इसकी कंप्लेन लिखाई। लेकिन शाम ज्यादा हो जाने की वजह से फॉरेस्ट वालों ने उसका सर्च अभियान अगले दिन पर उन्होंने डाल दिया और उनको बोला कि तुम इंतजार करो, क्या पता देर रात तक रघुनाथ वापस आ जाए और सुबह वो उसकी खोज को देखेंगे। और अगले दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और खोजी दल जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर रघुनाथ की आधी खाई बॉडी मिल गई, उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो भी टूटी हुई वहां पर मिली और जगह जगह वहां पर संघर्ष के निशान मिले हुए थे। वो शेरनी या तो गुस्से में थी या वो ज्यादा भूखी थी, वो खून सनी रजाई के कई टुकड़े भी चबा चबा करके खा गई थी। और इस प्रकार रघुनाथ के रूप में ये 14वां जो शिकार था वो उस नरभक्षी बाघिन के द्वारा किया गया 20 दिसंबर 1979 को। रघुनाथ के रूप में 14वां शिकार करने के बाद में उस नरभक्षी बाघिन के द्वारा ऐसा कोई सूत्र वहां पर नहीं छोड़ा गया जिसका पीछा करके जो वन विभाग था वो बाघिन तक पहुंचता और उसका शिकार कर लेता। और इस प्रकार जो काल चक्र था वो 1979 से घूमता हुआ 1980 तक जा पहुंचा और 13 जनवरी 1980 को इस नरभक्षी बाघिन के द्वारा दुधवा नेशनल पार्क की सीमाओं के अंदर एक सरकारी कर्मचारी का शिकार कर लिया गया। वो जो सरकारी कर्मचारी था वो सड़कों को रिपेयर करने वाला मजदूरों के गैंग का एक सदस्य था। अमूमन क्या होता है कि जो जंगल की जो कच्ची सड़कें होती हैं उन पर हाथियों के द्वारा या आंधी तूफान से जो डालियां होती हैं पेड़ों की वो गिर जाती हैं और जो फायर लाइन होती है उसको ये जो मजदूर पार्टी होती है, एक गैंग में 4 पर्सन होते हैं, वो अक्सर उन डालियों को उन पेड़ों को हटा देते हैं ताकि जो रास्ता वो साफ रहे टूरिस्टों के लिए भी और आने जाने के लिए भी, और वैसे भी जो फायर लाइन है वो मेंटेन रहे ताकि जंगल के एक हिस्से में आग लगे तो वो उस फायर लाइन पर आकर के बुझ जाती है और आगे नहीं बढ़ती। और इसके अलावा बारिश की वजह से जगह जगह खड्डे भी पड़ जाते हैं क्योंकि ये जो तराई का इलाका है यहाँ पर जनवरी के महीने में फरवरी के महीने में अमूमन बारिश होती है। उन बारिशों की वजह से भी वहाँ पर कई बार खड्डे बन जाते हैं और गाड़ियाँ फंस जाती हैं और उन कच्चे रस्तों के खड्डों को मिट्टी से पत्थरों से भर दिया जाता है और इस काम के लिए मजदूरों की टोली वहाँ पर घूमती है। और उस दिन दुधवा नेशनल पार्क के अंदर
मजदूरों के 3 गैंग, एक गैंग में 4 सदस्य थे, टोटल 12 मजदूर अलग अलग टोली में सड़कों की, उस सड़क की देखभाल कर रहे थे और वहां पर जो खड्डे थे उनको भर रहे थे और उनकी सुरक्षा के लिए जीप के ऊपर 2 गार्ड उस पर गश्त भी कर रहे थे और 6 किलोमीटर के पैच के बीच में ये 3 पार्टियां सड़क को रिपेयर कर रही थी। और ऐसे ही एक पार्टी का सदस्य था, उसका नाम था पच्चा, और जो पच्चा नाम का जो मजदूर था वो दुधवा नेशनल पार्क का ही एक कर्मचारी था और उसकी ड्यूटी बनी हुई थी कि सड़क के बीच में जो खड्डा हो गया था बारिश की वजह से, वो सड़क के किनारे से फावड़े से जमीन को खोद रहा था और जो दूसरा मजदूर था वो उस खुदी हुई मिट्टी को उठा करके उस खड्डे में डाल रहा था और जो बाकी 2 मजदूर थे वो उसका लेवल कर रहे थे। हालांकि खड्डा कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, केवल 3-4 टोकरी को द्वारा ही उस खड्डे को भरा जा सकता था। और जो पच्चा था वो उस सड़क के किनारे उसने जैसे ही खड्डा खोदना शुरू किया और वहीं पे पास में ही करीब 200-250 फीट की दूरी पर वो नरभक्षक शेरनी छिपी हुई थी। उस बाघिन ने जब पच्चा को देखा तो वो तेजी से आगे बढ़ी और वो उससे केवल 15-20 फीट की दूरी पर आकर के छिप करके झाड़ियों में बैठ गई और पच्चा को और उसके साथी मजदूरों को पता नहीं चला। ये दोनों मजदूर साथ में खड़े थे और दूसरे 2 मजदूर खड्डे के पास थे और उनके बीच में जो फासला था वो करीब 20-25 फीट का फासला था। और पच्चा ने झुक करके जैसे ही मिट्टी को खोदा और खोद करके उसने उसको टोकरी में भरा और जो दूसरा मजदूर था उसे टोकरी को उठा करके जैसे ही वहां से रवाना हुआ, पच्चा वहां पर अकेला रह गया और शेरनी ने मौके का फायदा उठाया और 1 सेकंड के अंदर ही उसने पच्चा को पकड़ लिया और पच्चा के मुंह से चीख भी नहीं निकली। और जब वो दूसरा मजदूर टोकरी लेकर के वापस आया तो उसने देखा कि पच्चा को शेरनी घसीट करके जंगल के अंदर ले जा रही है। उसने शोर मचाया और शोर मचाने से वो जो तीनों मजदूर थे वो उन्होंने भी शोर मचाया। मजदूर एक जगह खड़े होकर के जोरों से शोर मचा ही रहे थे कि इतने में जो जीप के ऊपर जो फॉरेस्ट गार्ड गश्त कर रहे थे उस 5-6 किलोमीटर के टुकड़े पर, वो वहां पर पहुंच गए और वहां पर जाकर के उनको पता चला कि पच्चा को अभी अभी ऐसे एक जो बाघ है वो उठा करके ले गया है और उन्होंने वहां पर हवाई फायर किए। हवाई फायर करते हुए वो जंगल के अंदर एंटर हुए और जो वो बाघिन थी वो पच्चा को खा तो नहीं पाई, लेकिन जो फायर की आवाजों को सुन करके, शोर को सुन करके वो पच्चा को छोड़ करके वहां से झाड़ियों के अंदर खिसक गई और इस प्रकार पच्चा को बचाया तो नहीं जा सका, लेकिन उसकी बॉडी को वो बाघिन खा भी नहीं सकी। और इस प्रकार पच्चा के रूप में जो सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी मजदूर था, वो इस बाघिन का 15वां शिकार था। इस प्रकार इस बाघिन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पकड़ना या मारना एक समस्या बन गई थी, क्योंकि उस समय में ना तो ड्रोन होते थे, 1980 की बात मैं बता रहा हूँ, ना उसमें कोई ट्रैपिंग के कोई कैमरा होते थे और ना कोई वैज्ञानिक कोई ऐसा साधन था जैसे कि साधन आजकल अवेलेबल है, और ना ही कंप्यूटर होते थे। तो उस शेरनी को केवल ढूंढ कर उसके सूत्र के द्वारा खोज करके मारना ही एक उपाय था और उसका कोई सूत्र मिल नहीं पा रहा था और शेरनी को मारना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके बाद में 16 अप्रैल 1980 को रामचरण के रूप में इस बाघिन ने इंसान का 16वां शिकार किया। दरअसल में जो रामचरण था उसकी उम्र थी करीब 14 वर्ष का, वो बालक था और उसके साथ में हरनाम सिंह नाम का एक और उसका साथी था जो कि 17-18 वर्ष का था। ये दोनों जने अपनी अपनी भैंसों को लेकर के गन्ने के खेतों में भैंसों को चराने गए थे। रामचरण के पास जो भैंसें थी वो करीब 7-8 भैंसें थी और हरनाम के पास में 5-6 भैंसें थी। ये दोनों इकट्ठे होकर के भैंसों को चराने गए थे और वहां पर ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं थी। वहां से करीब 100-150 मीटर की दूरी पर गेहूं के खेत थे और वहां पर उस समय गेहूं की कटाई चल रही थी और करीब 20-25 जने गेहूं की कटाई कर रहे थे और वो उनको नजर भी आ रहे थे। और जो हरनाम था वो खैर के एक पेड़ के ऊपर 15 फीट की ऊंचाई पर जाकर के बैठ गया और अपनी भैंसों पर निगाह रखने लगा, जो कि गन्ने के खेतों के किनारे किनारे जो मेड़ होती है जहाँ पर घास उगी होती है वहां पर वो चल रही थी। लेकिन जो रामचरण था वो अपनी भैंसों के साथ नीचे पैदल ही रहा। उसकी 7-8 भैंसें थी और रामचरण जो कि 14-15 वर्ष का एक बालक था वो एक भैंस के ऊपर बैठा हुआ था। और अमूमन गांव में जो बच्चे होते हैं वो भैंस की सवारी भी कर लेते हैं, उसके ऊपर भी बैठ जाते हैं। और वो जो नरभक्षक शेरनी थी वो उसी गन्ने के खेत में कहीं छिपी हुई थी और अचानक से
वो जब शेरनी गन्ने के खेत में से जैसे ही बाहर आई तो जो भैंसें थी उनमें भगदड़ मच गई। अब वो शेरनी भैंसों को पकड़ने के लिए आई थी या फिर वो रामचरण को पकड़ने के लिए आई थी। अचानक से वो जो बाघिन थी वो भैंसों के बीच में जब प्रकट हुई तो भैंसों में भगदड़ मच गई। और जब भैंसों में भगदड़ मची तो जिस भैंस का जिधर को मुंह था वो उधर की तरफ ही भाग गई। और जो हरनाम सिंह था, जो खैर के पेड़ पर 15 फीट की ऊंचाई पर वहां से करीब 60-70 फीट दूर बैठा हुआ था, उसने उन भैंसों को जब भागते हुए इधर उधर देखा तो उसका ध्यान भटका। तो उसने देखा कि जो भैंस के ऊपर उसका साथी रामचरण बैठा हुआ था वो उसमें नजर ही नहीं आया उसको। और उसने एक शेरनी को उसी समय केवल उसने एक झलक भर देखी थी उस बाघिन की। वो गन्ने के खेत के अंदर घुस रही थी तो हरनाम को ऐसा लगा कि वो जो बाघिन है वो रामचरण को शिकार बना करके गन्ने के खेत के अंदर ले गई है। तो हरनाम के द्वारा खैर के पेड़ के ऊपर बड़े जोरों से शोर मचाया गया और उसके द्वारा जोर जोर से शोर मचाने से उसकी जो आवाज़ थी वहाँ से करीब 101 मीटर दूर जो गेहूं के कटाई चल रही थी, 20, 25, 30 जनों की पार्टी गेहूं काट रही थी, तो उनकी तरफ उसका ध्यान गया। और वो जो 25-30 जने थे वो भागते हुए सहायता करने के लिए हरनाम की तरफ आए और उसने जोरों से शोर मचाया था कि बाघ बाघ बाघ, ऐसे करके उसने शोर मचाया। और इतने में हरनाम सिंह ने देखा कि जब भैंसें इधर उधर भाग गई है तो उसने उसको जो रामचरण था वो जमीन पर पड़ा हुआ नजर आया। और दरअसल में ऐसा हुआ था, जब रामचरण भैंसों के ऊपर बैठा था, जब भैंसों में भगदड़ मची तो रामचरण अपना बैलेंस नहीं बना पाया और बैलेंस ना बना पाने की वजह से वो नीचे गिर गया था। और जब भैंसें इधर उधर भाग गई और रामचरण नीचे जमीन पर पड़ा था और वो उठ करके जब वो भागा तो वो जो बाघिन थी वो गन्ने के खेत में से दोबारा से निकल करके आई और हरनाम सिंह के आंखों के सामने ही वो रामचरण को पकड़ करके उसी गन्ने के खेत में दोबारा ले गई। और दरअसल में पहले जब बाघिन गई थी वो तो केवल वैसे ही भैंसों की भगदड़ की वजह से वो गन्ने के खेतों में गई थी, लेकिन इस बार दोबारा जब उसने हरनाम ने बाघिन को उसके साथी रामचरण को जंगल में नहीं गन्ने के खेतों में ले जाते हुए देखा तो वो अवाक रह गया और उसने और जोरों से शोर मचाया। लेकिन तब तक वो जो 25-30 जने थे वो हरनाम के पेड़ के पास आ चुके थे। हरनाम सिंह ने उनको देख करके पेड़ से नीचे उतरा और सारे उसी दिशा की तरफ बढ़े और करीब 30 जानों का इकट्ठा शोर देख करके वो शेरनी जो रामचरण की बॉडी को वहीं पर छोड़ करके चली गई। और रामचरण था वो उसमें जीवित अवस्था में था और उसको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। जनवरी 1978 को जो तारा नाम की जो बाघिन थी वो टाइगर हेवन से फरार हो गई थी और उसके बाद से वो लगातार इंसानों को मारकर खा रही थी। और रामचरण जो था वो उसका 16वां शिकार था और उसके बाद में इस बाघिन को पकड़ने का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा था। और दूसरी तरफ जो बिली अर्जुन थे वो भी उस बाघिन को पड्डा बांध कर, पड्डा मतलब भैंस का कटरा बांध करके उसे लुभाने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो जो तारा नाम की जो बाघिन थी वो दुधवा की जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें सुहेली की मैन ईटर नरभक्षी के रूप में वो दर्ज है। और वो जो सुहेली की जो नरभक्षी बाघिन थी वो अक्सर टाइगर हेवन पर चक्कर लगा जाती थी, क्योंकि वहां पर उसका पालन पोषण हुआ था और उसको लुभाने के लिए, उसको फंसाने के लिए, उसको सुधारने के लिए जो बिली अर्जुन थे वो लगातार कटरा बांध रहे थे। और कटरा बांधने की वजह से उस बाघिन को वहां पर शिकार मिल जाने की वजह से जो मानव भक्षी की जो घटनाएं थी वो रामचरण जो उसका 16वां शिकार था उसके बाद से वो बंद हो गई। और वो नरभक्षी बाघिन लगातार वहां पर बंधा भैंस का कटरा अक्सर खाने आने लगी थी। पहले वो जो भैंस का जो कटरा था वो टाइगर हेवन के बाहर बांधा जाता था और 2-3 बार जब उस कटरे को उस बाघिन के द्वारा मार लिया गया तो बाद में वो जो भैंस का कटरा था वो एक कमरे के अंदर बांधा जाने लगा। वो ऐसा इसलिए किया गया कि अगर वो बाघिन कमरे के अंदर आकर के उस कटरे का शिकार करेगी तो जो उसके कर्मचारी थे, एक लल्लू और जैक्सन, जिन्होंने बचपन से उस बाघिन को पाला था, वो बाहर से कुंडी लगा देते और बाघिन को कैद कर लेते। यह उनकी योजना थी। और इस योजना को प्रॉपरली लाने के लिए उस रात उन्होंने एक जो भैंस का कटरा था वो कमरे के अंदर बांधा था और सदा के तरह जो लल्लू और जैक्सन थे
वो रात को दूसरे कमरे के अंदर बैठ जाया करते थे और बैठ करके खिड़की में से उस बाघिन को देखा करते थे। और जब उन्होंने बाघिन को वहां पर कटरा खाने के लिए आते हुए देखा तो जो बिली अर्जुन थे उनके द्वारा दुधवा के निदेशक राम लखन सिंह को बताया गया कि उनकी जो तारा है बाघिन वो अब टाइगर हेवन पर आने लगी है और वो बिली अर्जुन को भी पहचानने लगी है और जैक्सन को भी पहचानने लगी है, लल्लू को भी पहचानने लगी है और जल्दी ही उसको सुधार लिया जाएगा या उसको कैद कर लिया जाएगा। इस तरह की जो सूचना थी वो बिली अर्जुन के द्वारा निदेशक राम लखन सिंह को दी गई थी, जिससे राम लखन सिंह को यह अंदाजा हो गया कि यही कारण है कि रामचरण को मारने के बाद में अब मानव भक्षण की कोई घटनाएं नहीं हो रही है, क्योंकि वो जो बाघिन थी वो टाइगर हेवन के आसपास सुहेली नदी के किनारे पर ही उसने अपना अब निवास बना लिया था और वो अक्सर पड्डा खाने के लिए वहां पर भैंस का कटरा खाने के लिए आने लगी थी। उस दिन 19 अगस्त 1980 को जो लल्लू था जिसने कि बचपन से उस नरभक्षी बाघिन को, सुहेली की बाघिन को, उसने तारा को पाला था, उसी ने उसका शिकार कर लिया और उसको मार करके खा लिया। और ये सारी घटनाएं किस प्रकार हुई वो सब मैं आपको बताता हूं। जहां पर टाइगर हेवन का जो बिली अर्जुन का फार्म हाउस था उससे करीब 100-150 मीटर की दूरी पर सुहेली नदी बहती थी और वो जो सुहेली नदी थी वो सदा नीरा थी। सदा नीरा का मतलब उसमें सदा पानी भरा रहता था और वो नदी 100-125 मीटर की चौड़ी थी। और वो जो बाघिन तारा थी वो अक्सर नदी को पार करके उस कोर जंगल में भी चली जाती थी, क्योंकि नदी के पार कोर जंगल था दुधवा का। और ये जो बाघ होते हैं ये बहुत तगड़े एक्सपर्ट होते हैं और पानी की धार को सीधा काटते हैं, यानी जिस किनारे से चलते हैं उसके ऑपोजिट ही दूसरे किनारे पर वो पहुंचते हैं। पानी की तेज धारा उनको बहा करके ले जाने में सक्षम नहीं होती। जितनी भी बिग कैट फैमिली है, 5 है, इनमें लायन है, लेपर्ड है, पूमा है, जगुआर है और टाइगर है। इनमें जो टाइगर होता है वो एक्सपर्ट स्विमर होता है और दूसरे नंबर पर जो एक्सपर्ट स्विमर होता है वो होता है जगुआर। और इस प्रकार ये जो तारा बाघिन थी सुहेली की, ये उस सुहेली नदी के पार भी चली जाती थी और इस पार भी आ जाती थी और उसके बाद खेतों में जाकर के वो वारदात करती थी इंसानों को मारने की। इसलिए ही ये जो बाघिन थी ये दुधवा में सुहेली की नरभक्षी बाघिन के रूप में प्रसिद्ध थी। और उस रात पहली बार वो जो भैंस का कटरा था वो कमरे में बांधा गया था और रात के करीब 12-1 बजे तक जो जैक्सन था वो दूसरे कमरे के अंदर खिड़की में से उस बाघिन को इंतजार कर रहा था कि वो आती है, अगर आकर के कमरे में वो कटरे को मारने के लिए जाएगी तो वो भाग करके बाहर से कुंडी लगा देगा, डोर बंद कर देगा। और बाघिन के पंजों के निशानदेही के लिए वो अक्सर बाहर राख भी बिखेर देते थे, जिससे बाघिन के पंजों के पगमार्क बन जाते थे। और उस रात 19 अगस्त 1980 को वो बाघिन रात के करीब 10 बजे टाइगर हेवन पर आई और जब उसने देखा कि जो भैंस का कटरा है वो कमरे के अंदर बंधा हुआ है तो वो थोड़ी शंकालू हो गई और उसने उस कमरे के अंदर जाना उचित नहीं समझा और उस के दरवाजे से करीब 5-7 फीट की दूरी पर बैठी वो कटरे को देखती रही। और ये सारा जो सीन था वो जो जैक्सन था वो दूसरे कमरे की खिड़की से देख रहा था और वो मौके की भाल में था कि अगर वो जा करके उसको कटरे को मारेगी तो वो बाहर से डोर लगा देगा। लेकिन करीब 1 घंटे तक वो बाघिन वहां पर बैठी रही और बैठ करके वो वापस पलट करके चली गई। और इस प्रकार उस बाघिन की हिम्मत नहीं हुई और ये सारी योजना एक तरह से फेल हो गई। लेकिन जैक्सन ने ये सोचा था कि आज नहीं तो कल वो कभी तो ये जो बाघिन है ये अंदर कमरे में आएगी और इसको कैद कर लिया जाएगा। और इसके बाद जो जैक्सन था वो सोने के लिए चला गया कि अगर बाघिन आएगी कोई बात नहीं, मार करके ले जाएगी, फिर कभी अगले दिन या 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर इसको कमरे में बंद कर लेंगे। और सुबह करीब 5 बजे जब लल्लू उठा तो इन दोनों की ड्यूटी होती थी कि ये सुबह उठ करके पगमार्क देखा करते थे कि बाघिन आई है या नहीं आई है, और अगर आई है तो वो किधर को गई है। और उसके पगमार्क को वो थोड़ा सा 150 मीटर तक पीछा किया करते थे कि वो नदी पार करके गई है या वो बफर एरिया में चली गई है जंगल में, या फिर वो खेतों की दिशा की तरफ चली गई है। ये सब देख करके वो उसकी सारी रिपोर्ट जो थे वो बिली अर्जुन को देते थे। और उस रात भी जब लल्लू उठा तो अक्सर लल्लू और जैक्सन ये दोनों ही या एक आधा कोई और कर्मचारी 2-3 जने उसका पगमार्क का पीछा करते थे। लेकिन उस रात जो लल्लू था वो अकेला ही उसकी पगमार्क का पीछा करते हुए निकल पड़ा। और जो उस शेरनी के जो पगमार्क थे तारा के वो करीब 100 मीटर तक सीधा ही गए थे। नदी के साथ साथ जा करके वो
राइट साइड में एक दिशा की तरफ उसके पगमाग मुड़ गए, और जो लल्लू था उसने देखा था कि उसके जो पगमाग थे वो बता रहे थे कि जो वो बाघिन थी वो कुछ तेज चाल में वहां से गई थी। असल में बाघों के जो पगमाग होते हैं, जो अगले पैर के पगमाग होते हैं वो कुछ बड़े साइज के बनते हैं, पिछले पैर के जो पगमाग होते हैं वो कुछ छोटे साइज के बनते हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उनको देख करके उसकी चाल का आइडिया लग जाता है। अगर जो कोई बाघ नॉर्मल चाल से चलता है तो उसके अगले पैरों के निशान के ऊपर ही उसके पिछले पैरों के निशान बनते हैं, और 2 निशान बनते चले जाते हैं, और कोई भी निशान स्पष्ट नजर नहीं आता क्योंकि अगले पैरों के ऊपर ही उसके पिछले पैरों के निशान बन जाते हैं। और जब बाघ थोड़े तेज चलता है तो अगले पैरों से थोड़ा आगे उसके पिछले पैर पड़ते हैं। जैसे जैसे बाघ की स्पीड बढ़ती है वो भागने लगता है, उसके पिछले पैरों के जो निशान है वो अगले पैरों से आगे पड़ते चले जाते हैं, और उनके बीच के गैप को देख करके ये आइडिया लग जाता है कि बाघ कितनी तेजी से चला है या कितनी तेजी से भागा है। और उसको देख कर ही जो लल्लू था उसको आइडिया हो गया था कि वो बाघिन तेज स्पीड से गई थी। अब उसको समझ में नहीं आया कि बाघिन इतनी तेजी से क्यों गई है, तो वो क्यूरियोसिटी में और आगे बढ़ता चला गया। लेकिन दरअसल में बात यह थी कि उस बाघिन के 2 बच्चे थे जो कि 18 महीने गए थे, और वो उनको उन जंगल में छोड़ के आई थी बफर जोन में, तो वो उनके पास तेजी से जाना चाहती थी, इसलिए वो तेज स्पीड से उस दिशा की तरफ गई थी। और लल्लू इस बात से बेखबर जब उसके पीछे गया तो 100 मीटर जाने के बाद में जो निशान थे, जब जैसे ही राइट दिशा में बढ़े तो उसने अपने से करीब 70-80 फीट की दूरी पर उस बाघिन को बैठे हुए देखा। जैसे ही उस बाघिन ने लल्लू को देखा वो तुरंत खड़ी हो गई, और लल्लू भी वहीं पर खड़ा हो गया, और उसने उसको पहचानने की कोशिश की, और शायद उसने पहचान भी लिया होगा कि ये तारा है, इसलिए जो लल्लू था वहां पर बेफिक्र होकर के वहां पर वो खड़ा रहा, और वो बाघिन भी खड़ी होकर के उस लल्लू को देखने लगी जैसे वो उसको पहचानने की कोशिश कर रही हो। और पूरे 2-3 मिनट तक वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, और उसके बाद में उसके जो बच्चे थे बाघिन के वो झाड़ियों में से निकल करके वो उस शेरनी के उस बाघिन के पास आ गए। और जब 18 महीने के बच्चों को देखा तो लल्लू के होश उड़ गए, क्योंकि 18 महीने का जो बाघ का बच्चा होता है वो भी अमूमन बाघ के साइज का ही हो जाता है, और इंसान को मारने की कैपेबिलिटी उसमें पूरी तरह से होती है। ऐसे ही लल्लू ने 3 बाघों को देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और तुरंत वो सिर पर पैर रख करके वापस पीछे की तरफ सुरक्षा के लिए भागा। लेकिन वो जो बाघिन थी तारा, उसने उस लल्लू को भागने का अवसर ही नहीं दिया, और 2-3 छलांगों में ही वो लल्लू के पास जा पहुंची और उसके ऊपर छलांग लगा करके उसे नीचे गिरा दिया, और गर्दन से पकड़ करके उसे अपने बच्चों के पास ले आई। और इस प्रकार उस तारा बाघिन का पालन करता लल्लू ही उस तारा के हाथों उसका शिकार हो गया, क्योंकि वो जो बाघिन थी वो भूखी थी, रात को वो उस कटरे का शिकार नहीं कर पाई थी, और लगता है अपने दाव पर चढ़ जाने पर उसने उस लल्लू का ही उसने शिकार कर लिया। और दूसरी तरफ जब सुबह 7-7:30 बजे जब जैक्सन उठा और जब वो पगमाग देखने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि वहां पर पगमाग बने हुए हैं बाघिन के भी, और बाघिन के जाने का पगमाग बने हैं, और साथ में उसी दिशा की तरफ जूते के निशान बने हुए हैं लल्लू के भी। तो वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि लल्लू अकेला ही चला गया है, और उसने भी किसी दूसरे पर्सन को साथ नहीं लिया, और वो भी उसी दिशा की तरफ देखने के लिए चला गया कि लल्लू अगर उसके पीछे पीछे गया है तो लल्लू वापस क्यों नहीं आया है। करीब वो भी उन निशानों का पीछा करते हुए आगे गया, और करीब 100 मीटर जाने के बाद में जैसे ही वो भी राइट साइड में मुड़ा, और उसने मुड़ने के बाद में उसने वहां पर एक जूता उल्टा पड़ा हुआ देखा। वो जूता लल्लू का ही था, और उस जूते को देखते ही उसके मन घबरा गया, और थोड़ा सा आगे जाकर के उसे दूसरा जूता भी मिल गया, और वहां पर उसे ब्लड ट्रेल भी मिल गई, घसीटने का निशान भी मिल गए, और बाघ के पगमाग भी मिल गए, और जगह जगह वहां की जो जमीन थी वो मसली पड़ी थी, जगह जगह बाघ के पगमाग पड़े हुए थे, और घसीटने का निशान था। और उसको देखते ही जो जैक्सन था उसको ये समझ में आ गया कि ये जो लल्लू है वो उस बाघिन के हत्थे चढ़ गया है, और वो खड़े होकर के उन निशानों को देख ही रहा था कि उसने देखा कि सामने 100 फीट की दूरी से झाड़ी में से एक बाघ निकल करके आ गया है। और जैसे उसने देखा तो उसने पहचान लिया ये वही बाघिन थी तारा, जो अक्सर वहां पर शिकार को खाने के लिए आती थी। और कितनी देर तक जो जैक्सन था वो वहां पर खड़ा रहा, वो बाघिन भी वहां पर खड़ी रही, और वो बाघिन उसको देखती रही। दरअसल में वो बाघिन उस समय जो लल्लू था उसकी बॉडी को खा रही थी, और बड़े ध्यान से देखने पर जैक्सन को उस झाड़ी में जो लल्लू थे उसकी बॉडी भी नजर आ गई, और साथ में उसे उसके बच्चे भी नजर आ गए जो उसकी बॉडी को खा रहे थे। और जो जैक्सन था
उसने वहां पर ज्यादा देर खड़े रहना उचित नहीं समझा और पहले वो कुछ कदम बैकवर्ड पीछे की तरफ चला और उसके बाद वो बड़ी तेज स्पीड से चिल्लाता हुआ वापस टाइगर हेवन की तरफ भागा और 100 मीटर की जो दूरी थी उसने कुछ ही सेकंडों में पूरी कर ली। वो इतनी तेजी से डर कर भागा था और जो तारा बाघिन थी उसने जैक्सन का पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की। एक तो उनके बीच में गैप ज्यादा था, दूसरा उसका पेट भर चुका था, उसको शिकार मिल चुका था। और टाइगर हेवन में पहुंच करके उसने वहां के कर्मचारी को बताया कि ऐसे ऐसे लल्लू शिकार हो गया है। वहां से करीब 8-10 जो टाइगर हेवन के कर्मचारी थे वो इकट्ठा होकर चले, थालियां लेकर के चले, शोर मचाए उन्होंने, थालियां बजाई और लाठियां लेकर के चले। और जब वो वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे तो उनको इस तरह से शोर मचाते आते देख करके वो जो उसके बाघिन के बच्चे थे और जो बाघिन थी वो वहां से चुपचाप खिसक गए, क्योंकि उनका पेट भर चुका था और वो ज्यादा उलझना नहीं चाहते थे। अब अगर वो भूखे होते तो शायद वह गुर्राते और उनको वहां से भगाने की कोशिश करते, लेकिन उनको पूरा टाइम मिल गया था 4-5 घंटे का पेट भरने का। और इस प्रकार आधी खाई जो लल्लू की बॉडी थी उसको रिकवर करके वो वापस टाइगर हेवन में आए। और इस प्रकार यह जो लल्लू था उस नरभक्षी बाघिन का 17वां शिकार बना था। और यह जो घटना थी ये 20 अगस्त 1980 की सुबह को घटित हुई थी। सुबह करीब 7 बजे के आसपास लल्लू मारा गया था और करीब 10-11 बजे के आसपास उसकी बॉडी को रिकवर करके टाइगर हेवन में लाया गया था। इसके बाद में उस नरभक्षण बाघिन के द्वारा और क्या क्या घटनाएं की गई, किस प्रकार दूसरे इंसानों को मारा गया और कैसे उसने 22 इंसानों को मारा, वो सब मैं आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।